नमस्कार। 9 नवंबर 2025 के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। ये खास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए है और ये है भाग 1। नमस्कार। आज हमारे पास फिर से सरकारी विज्ञप्तियां हैं, कुछ समाचार लेख हैं और शोध पत्र भी। हमेशा की तरह कोशिश रहेगी कि इनमें से जो सबसे जरूरी जानकारी है वो आप तक पहुंचाएं। हाँ, ताकि कम समय में मुख्य बातें स्पष्ट हो जाएं। एक बात और, हो सकता है कुछ विषयों पर हम पहले भी थोड़ी बात कर चुके हों, तो उन्हें आप एक तरह से रिवीजन समझ सकते हैं। बिल्कुल। आज हम तकनीक, जीव विज्ञान, भूगोल, सामाजिक योजनाएं और भी कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर ये चर्चा, ये विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला विषय लेते हैं शासन और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ रियल क्राफ्ट पोर्टल। सरकार ने हाल ही में कुछ नियम अधिसूचित किए हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य पालन के सतत उपयोग के लिए। ये पोर्टल उसी से जुड़ा है। जी हाँ, रियल क्राफ्ट यानी रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फिशिंग क्राफ्ट, ये असल में मत्स्य पालन विभाग का एक राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अच्छा। और ये विभाग, जैसा कि हम जानते हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत आता है। तो इसका मुख्य काम क्या है? पंजीकरण, लाइसेंसिंग? हाँ, मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो समुद्री मछुआरे हैं और जो तटीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको एक वेब आधारित नागरिक केंद्रित सेवा मिले। मतलब मछली पकड़ने वाले जहाज़ों का रजिस्ट्रेशन हो, लाइसेंसिंग हो, मालिकाना हक का ट्रांसफर हो, ये सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। यानी जो पुरानी कागजी कार्रवाई थी, उससे हटकर एक आधुनिक पारदर्शी सिस्टम। बिल्कुल, और इससे निश्चित रूप से काम में तेजी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही भी तय होगी। और इसमें कुछ खास बात भी है, जैसे कोई इंटीग्रेशन वगैरह? हाँ, वही सबसे दिलचस्प है। ये सिर्फ एक अकेला पोर्टल नहीं है, इसे कई जरूरी सिस्टम से जोड़ा गया है। जैसे राज्यों के जो पेमेंट गेटवेज हैं, बैंक या ट्रेजरी वाले, उनसे इसे जोड़ा गया है। अच्छा, भुगतान आसान हो जाएगा। हाँ, फिर सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी इंटीग्रेशन है। ओह, वो किस लिए? ताकि जो जहाज आ जा रहे हैं, उनकी आवाजाही का रिकॉर्ड रखा जा सके, उन्हें ट्रैक किया जा सके। ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। सही बात है। इसके अलावा बीमा एजेंसियों और सब्सिडी योजनाओं, खासकर डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, उससे भी इसे जोड़ा गया है। और तो और आईएसआरओ के साथ भी इसका इंटीग्रेशन है। आईएसआरओ, वो कैसे मदद करेगा यहाँ? आईएसआरओ के साथ जुड़ने से समुद्र में मछुआरों के साथ रियल टाइम कम्युनिकेशन यानी वास्तविक समय में संचार संभव हो सकेगा। अच्छा, ये तो बहुत उपयोगी है सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, और साथ ही एमपीडा और ईआईसी जैसी संस्थाओं से भी इसे जोड़ा जा रहा है, ताकि मछली पकड़ने और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने का काम भी आसान हो सके। तो कुल मिलाकर ये रियल क्राफ्ट सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, बल्कि पूरे मत्स्य पालन क्षेत्र के प्रबंधन, उसकी सुरक्षा और पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा तकनीकी कदम है। जी, निश्चित रूप से। चलिए अब विषय बदलते हैं और विज्ञान की ओर चलते हैं। बात करते हैं मेलानिन की। ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं त्वचा के रंग के बारे में। हाँ, बिल्कुल। मेलानिन वही प्राकृतिक रंग द्रव्य मतलब पिगमेंट है जो हम इंसानों और कई जानवरों की त्वचा, बालों और आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार है। हमारे जो अलग अलग रंग दिखते हैं, उसका कारण यही है। ये बनता कहाँ है शरीर में? ये मेलानोसोम नाम की खास संरचनाओं के अंदर बनता है, और ये मेलानोसोम पाए जाते हैं मेलानिन बनाने वाली कोशिकाओं में, जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं। अच्छा, क्या इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं? हाँ, मुख्य रूप से इसकी 3 प्रकार माने जाते हैं। एक है यूमेलेनिन। यूमेलेनिन? हाँ, यूमेलेनिन। ये भूरे और काले रंग के लिए जिम्मेदार है। ज्यादातर लोगों में यही होता है। दूसरा है फियोमेलेनिन। ये लाल या पीला रंग देता है। जैसे जिन लोगों के बाल लाल होते हैं या त्वचा बहुत हल्की होती है, उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। और तीसरा प्रकार? तीसरा है न्यूरोमेलेनिन। ये त्वचा में नहीं होता, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। मस्तिष्क में? इसका क्या काम है? ये डोपामाइन और नॉरेड्रेनालिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के ऑक्सीकरण से बनता है। इसकी भूमिका पर अभी भी शोध चल रहा है, पर माना जाता है कि ये मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अच्छा, त्वचा के रंग के अलावा मेलानिन का और क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ दिखने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है हमें सूरज की हानिकारक पराबैंगनी यानी यूवी किरणों से बचाना। कैसे? ये इन यूवी किरणों को सोख लेता है।
एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक तरह से ये हमारी त्वचा के लिए एक जैविक ढाल, एक बायोलॉजिकल शील्ड का काम करता है। इससे त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। अरे वाह, ये तो एक सुरक्षा कवच हुआ। हाँ, और जानवरों में भी इसकी भूमिका है। ये उन्हें छलावरण यानी कैमोफ्लाज में मदद करता है। छिपने में? हाँ, शिकारी से बचने में या शिकार को पकड़ने में। और ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में, मतलब थर्मोरेगुलेशन में भी कुछ हद तक मदद करता है। क्या मेलानिन की कमी या ज्यादा होने से कोई समस्या भी होती है? जी हाँ, कुछ स्थितियां हैं जो मेलानिन से जुड़ी हैं, जैसे विटिलिगो, जिसमें त्वचा पर सफेद धब्बे बन जाते हैं क्योंकि मेलानिन बनाने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। हाँ, देखा है। फिर है एल्बिनिज्म। ये एक आनुवंशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलानिन या तो बहुत कम बनता है या बिल्कुल नहीं बनता। और एक है हाइपरपिगमेंटेशन, जिसमें त्वचा पर काले धब्बे बन जाते हैं। ये आमतौर पर मेलानिन की जरूरत से ज्यादा बनने के कारण होता है। बिल्कुल। तो मेलानिन सिर्फ रंग ही नहीं देता बल्कि सेहत और प्रकृति के लिए भी बहुत जरूरी है। चलिए अब दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालते हैं। दक्षिण अमेरिका चलते हैं। हाल में भारत और पेरू के बीच व्यापार समझौते का 9वां दौर पेरू में हुआ है। तो पेरू की भौगोलिक स्थिति जानना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद ये दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से? मैप बेस्ड सवालों के लिए जानकारी काम की है। हाँ, जरूर। इसके उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया है, पूर्व में ब्राजील है, दक्षिण पूर्व में बोलीविया है और दक्षिण में चिली है। और पश्चिम में तो पूरा प्रशांत महासागर का तट है। और राजधानी? राजधानी लीमा है, जो तट पर ही स्थित है। इसकी भौगोलिक बनावट मतलब टोपोग्राफी कैसी है? क्या पूरा देश एक जैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें काफी विविधता है। मोटे तौर पर इसे 3 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला है कोस्टा यानी तटीय क्षेत्र। ये ज्यादातर एक सूखी रेगिस्तानी पट्टी है। दूसरा है सिएरा, ये बीच का पहाड़ी इलाका है जो विशाल एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये देश के बीचों बीच से गुजरती है। और तीसरा है अमेजोनिया, जो पूर्व का हिस्सा है। ये अमेज़न वर्षा वन का एक बहुत बड़ा घना जंगल वाला इलाका है। एंडीज पर्वत श्रृंखला तो बहुत मशहूर है। पेरू में इसकी क्या खासियत है? एंडीज यहाँ बहुत प्रभावशाली है। इसकी कई समानांतर श्रृंखलाएं हैं जिन्हें कॉर्डिलेरा कहते हैं, जैसे कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, सेंट्रल, ओरिएंटल। और पेरू की सबसे ऊंची चोटी माउंट हुआस्करन वो यही है, लगभग 6,768 मीटर ऊंची। काफी ऊंची है। और नदियां? हाँ, यहाँ से कई बड़ी नदियाँ निकलती हैं, खासकर अमेज़न नदी की सहायक नदियाँ जैसे उकायाली और मारान्योन। और एक और खास बात है टिटिकाका झील। हाँ, टिटिकाका झील। ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है और ये दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। मतलब इतनी ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी झील जिसमें नाव चल सकती है। इतनी भौगोलिक विविधता है तो प्राकृतिक संसाधन भी खूब होंगे। जी हाँ, पेरू प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफी धनी है। यहाँ तांबा, चांदी, सोना, सीसा, जस्ता, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लोहा, लकड़ी, ये सब भरपूर मात्रा में मिलते हैं। अच्छा। जल विद्युत की भी यहाँ काफी क्षमता है। तो ये सब चीजें इसकी अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पेरू अपनी लोकेशन, अपनी विविधता और संसाधनों की वजह से दक्षिण अमेरिका में एक अहम देश है। भारत के साथ व्यापार समझौता इसे और भी प्रासंगिक बनाता है। चलिए अब वापस भारत आते हैं और एक प्रमुख सामाजिक योजना की बात करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DANRLM। हाँ, DNRLM। ये योजना अक्सर खबरों में रहती है और जैसा आपने शुरू में कहा था, हो सकता है कुछ श्रोताओं के लिए ये रिवीजन हो। पर हाल में एक खबर आई कि इथियोपिया का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था और उन्होंने इस मिशन से काफी कुछ सीखा है। अच्छा जी, और वो अब अपने देश के उत्पादक सुरक्षा नेट कार्यक्रम में DNRLM से सीखी बातों को लागू करना चाहते हैं। ये दिखाता है कि इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। ये तो वाकई काफी दिलचस्प है। तो एक बार फिर से याद दिला दीजिए, ये योजना असल में है क्या? देखिए, DNRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। इसका फोकस ग्रामीण गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं पर है। उन्हें स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs में संगठित किया जाता है।
सिर्फ संगठित करना या उससे आगे भी कुछ है? नहीं, सिर्फ संगठित करना नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें लगातार पोषण और समर्थन दिया जाता है। मतलब ट्रेनिंग देना, बैंक से लोन दिलवाने में मदद करना, बाजार से जोड़ना, ये सब। और ये समर्थन तब तक जारी रहता है जब तक कि उनकी आय में इतनी बढ़ोतरी न हो जाए कि वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए, एक स्थायी आजीविका बन जाए। तो इसका मूल सिद्धांत हुआ समूह बनाना और फिर लगातार मदद करना। बिल्कुल, इसके मुख्य उद्देश्य यही है। औपचारिक ऋण तक पहुंच आसान बनाना, आजीविका के जो साधन हैं उनमें विविधता लाना, उन्हें मजबूत करना, और जो उनके अधिकार हैं या सरकारी सेवाएं हैं उन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना। ये योजना पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY थी। 2010 में इसे पुनर्गठित करके NRLM बनाया गया और 2016 में इसका नाम बदलकर DAY NRLM कर दिया गया। और इसका पैसा कहाँ से आता है? ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर इसका खर्चा उठाती हैं। तो डायनारेलम को हम ग्रामीण भारत में गरीबी कम करने और खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने का एक सफल मॉडल कह सकते हैं। हाँ, और अब तो दूसरे देश भी इससे सीख रहे हैं। ये जानना अच्छा है। चलिए, अब पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़ी एक खबर लेते हैं। हाल में शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट में लाइकेन की 4 नई प्रजातियों की खोज की है। हाँ, ये खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे जैव विविधता के ज्ञान को बढ़ाती है। और लाइकेन अपने आप में बड़े ही अनोखे जीव होते हैं। अनोखे कैसे? क्योंकि लाइकेन असल में एक जीव है ही नहीं, ये 2 अलग-अलग तरह के जीवों का एक मिला-जुला रूप है। एक होता है कवक यानी फंगस और दूसरा होता है शैवाल यानी एल्गा या फिर साइनोबैक्टीरियम। 2 जीव एक साथ? हाँ, और ये साथ रहते हैं सहजीवन में, मतलब सिम्बायोसिस में। दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? देखिए, जो शैवाल या साइनोबैक्टीरियम वाला हिस्सा है वो प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो वो भोजन बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स। इस भोजन को कवक इस्तेमाल करता है। शैवाल कुछ विटामिन्स भी बनाता है जिनकी कवक को जरूरत होती है। अच्छा, तो कवक को भोजन और विटामिन मिलते हैं, और कवक शैवाल के लिए क्या करता है? कवक शैवाल को रहने के लिए एक सुरक्षित ढांचा देता है। वो हवा से नमी सोखता है और शैवाल को तेज धूप से बचाता है, मतलब एक तरह से घर और सुरक्षा देता है। ये तो वाकई एक दिलचस्प साझेदारी है। ये दिखते कैसे हैं और कहाँ पाए जाते हैं? ये अक्सर आपको पेड़ों की छाल पर, चट्टानों पर या कभी-कभी मिट्टी पर भी एक पपड़ी या पत्ती जैसी संरचना के रूप में दिखेंगे। इनके शरीर को थैलेस कहते हैं और ये लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, बहुत ठंडी जगहों से लेकर बहुत गर्म रेगिस्तानों तक। पर्यावरण के लिए इनका क्या महत्व है? कई इकोसिस्टम में तो ये कीस्टोन प्रजाति की तरह काम करते हैं। मतलब उनके होने या न होने से पूरे सिस्टम पर बड़ा असर पड़ता है। ये कई जानवरों के लिए भोजन का स्रोत है, जैसे हिरण, घोंगे, कीट वगैरह। पक्षी इनका इस्तेमाल घोंसला बनाने के लिए करते हैं। अच्छा, और ये चट्टानों और पेड़ों को तेज धूप, बारिश या बर्फ से भी बचाते हैं, एक सुरक्षा परत की तरह। और मिट्टी बनाने में भी इनकी कोई भूमिका है, ऐसा सुना है? हाँ, बिल्कुल। इन्हें प्राथमिक उपनिवेशक या प्राइमरी कॉलोनाइजर्स माना जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये अक्सर उन जगहों पर सबसे पहले उगते हैं जहां पहले कोई जीवन नहीं था, जैसे कि नंगी चट्टानों पर। ये धीरे धीरे चट्टानों को तोड़ते हैं, उनमें मौजूद खनिजों को निकालते हैं और जब ये मरते हैं तो कार्बनिक पदार्थ जमा होता है। इसी से मिट्टी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर धीरे धीरे वहां दूसरे पौधे उग पाते हैं। अरे वाह! मतलब ये नन्ही सी दिखने वाली लाइकेन तो नए जीवन की शुरुआत करने में मदद करती हैं। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है। जी हाँ, प्रकृति में इनका योगदान बहुत बड़ा है। चलिए अब हिंद महासागर में चलते हैं, एक छोटे से द्वीप पर, क्रिसमस द्वीप। हाल में खबर आई कि गूगल यहाँ एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर बनाने की योजना बना रहा है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण खबर है। क्रिसमस द्वीप ये ऑस्ट्रेलिया का एक बाहरी क्षेत्र है, एक्सटर्नल टेरिटरी है। ये हिंद महासागर में स्थित है। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है उसके दक्षिण में करीब 360 किलोमीटर और ऑस्ट्रेलिया से उत्तर पश्चिम में लगभग 1400 किलोमीटर दूर। इसका नाम क्रिसमस द्वीप कैसे पड़ा? क्या इसका क्रिसमस से कोई लेना देना है? हाँ, बिल्कुल। इसे यूरोपीय जहाज़ों ने 17वीं सदी में देखा था, लेकिन इसका नाम तब पड़ा जब 1643 में क्रिसमस के दिन कैप्टन विलियम माइनर्स नाम के एक अंग्रेज नाविक अपने जहाज के साथ इसके पास से गुजरे। अच्छा,
और फिर सदी के अंत में 1887 के आसपास यहाँ फॉस्फेट के बहुत बड़े भंडार खोजे गए। फॉस्फेट मिलने के बाद ही अगले साल ब्रिटेन ने इस पर कब्जा कर लिया और खनन शुरू कर दिया। 1958 में इसका प्रशासन ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया। फॉस्फेट खनन तो शायद अब खत्म हो गया होगा। हाँ, फॉस्फेट के भंडार अब लगभग खत्म हो चुके हैं। द्वीप की अर्थव्यवस्था कई दशकों तक इसी पर निर्भर थी। अब वहाँ खनन बहुत कम हो गया है, इसलिए पर्यटन को विकसित करने की कोशिश की जा रही है। पर्यटन, वहाँ ऐसा क्या खास है देखने लायक? द्वीप का ज्यादातर हिस्सा घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन से ढका हुआ है और यहाँ का वन्य जीवन बहुत अनोखा है, खासकर यहाँ के केकड़े। केकड़े? हाँ, सबसे मशहूर है क्रिसमस द्वीप लाल केकड़ा, क्रिसमस आइलैंड रेड क्रैब। हर साल बरसात के मौसम में लाखों करोड़ों की संख्या में ये लाल केकड़े जंगल से निकलकर समुद्र तट की ओर जाते हैं प्रजनन के लिए। ये नज़ारा दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा यहाँ कई तरह के समुद्री पक्षी, जमीनी केकड़े और कुछ छोटे सरीसृप भी पाए जाते हैं जो शायद और कहीं नहीं मिलते। तो गूगल का वहाँ डेटा सेंटर बनाना, इसका द्वीप के लिए क्या मतलब है? देखिए, ये द्वीप के लिए एक बड़े आर्थिक बदलाव का संकेत हो सकता है। फॉस्फेट खत्म होने के बाद वहाँ रोजगार के अवसर सीमित थे, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के अपने पर्यावरणीय प्रभाव भी हो सकते हैं, खासकर ऐसे संवेदनशील इकोसिस्टम में। और हिंद महासागर में इसकी जो रणनीतिक लोकेशन है, उसे देखते हुए इसके भू राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं, तो इस पर नजर रखनी होगी। द्वीप पर एआई डेटा सेंटर का बनना कई सवाल खड़े करता है, आर्थिक भी, पर्यावरणीय भी और रणनीतिक भी। चलिए अब आज के आखिरी विषय पर आते हैं। ये भारत की एक जनजाति और प्राचीन इतिहास के जुड़ाव से संबंधित है, कोरगा जनजाति। जी, हाल में एक जीनोमिक अध्ययन के नतीजे आए हैं। ये अध्ययन मंगलौर विश्वविद्यालय और येनेपोया डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मिलकर किया है। इस अध्ययन में कोरगा जनजाति के लोगों के जीनोम में एक खास तरह की आनुवांशिक विरासत मतलब एंसेस्ट्री मिली है, जिसके तार शायद सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हो सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से? ये तो बहुत ही अहम खोज हो सकती है। कोरगा जनजाति के बारे में कुछ और बताइए। ये कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं? कोरगा एक आदिवासी समुदाय है जो मुख्य रूप से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिलों में और केरल के कासरगोड जिले के कुछ हिस्सों में रहते हैं। ये भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG के रूप में वर्गीकृत है। 2011 की जनगणना में इनकी आबादी 1600 से भी कम थी। PVTG का दर्जा मतलब इन्हें विशेष ध्यान और संरक्षण की जरूरत है। इनकी संस्कृति, भाषा, रहन सहन कैसा है? ये अपनी खास कोरगा भाषा बोलते हैं या फिर आसपास की तुलु भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पारंपरिक रूप से ये जंगल के उत्पादों पर निर्भर थे और टोकरी बुनने जैसे हस्तशिल्प में माहिर है। अब काफी लोग खेतीहर मजदूरी भी करते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था मातृवंशीय है और इनमें बली नाम के कबीले होते हैं। ढोल और बांसुरी इनके खास संगीत वाद्य यंत्र हैं। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ाव की बात है, ये कितनी मजबूत है? इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? देखिए, ये अभी शुरुआती शोध है और इसे और ज्यादा पुष्टि की जरूरत होगी। लेकिन अगर ये संबंध साबित होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये ना सिर्फ कोरगा जनजाति के इतिहास को समझने में मदद करेगा, बल्कि ये भी बता सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद लोग कहाँ-कहाँ फैले और दक्षिण भारत की आबादी का गठन कैसे हुआ। ये दिखाता है कि भारत की वर्तमान आबादी में कितने प्राचीन और विविध आनुवंशिक धागे जुड़े हुए हैं। ये वाकई एक रोमांचक संभावना है। इतिहास के कितने पन्ने अभी खुलने बाकी हैं, ये उसका एक उदाहरण है। इस पर और शोध होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे आज के विश्लेषण के कुछ मुख्य बिंदु। हमने सरकारी पोर्टल रियल एयरक्राफ्ट से शुरुआत की, फिर मेलानिन के विज्ञान को समझा, पेरू और क्रिसमस द्वीप की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति देखी, DE-NRLM जैसी सामाजिक योजना के प्रभाव पर बात की, लाइकन जैसे छोटे मगर महत्वपूर्ण जीवों को जाना और अंत में कोरगा जनजाति के संभावित प्राचीन इतिहास की झलक देखी। जी हाँ, हमने देखा कि कैसे तकनीक शासन को बदल सकती है, कैसे हमारा शरीर खुद अपनी रक्षा करता है, भूगोल कैसे देशों और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है, कैसे योजनाएं जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकती हैं, प्रकृति में हर जीव का कैसे अपना महत्व है और कैसे विज्ञान हमारे अतीत के रहस्यों को उजागर कर सकता है।
और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने कई तरह की जुड़ावों की बात की, लाइकिन में दो जीवों का आपसी रिश्ता, रियल क्राफ्ट में अलग अलग सिस्टम्स का एकीकरण, कोरगा जनजाति का हजारों साल पुराना संभावित जुड़ाव। क्या आज की जो बड़ी चुनौतियां हमारे सामने, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, आर्थिक असमानता हो या समाज में बढ़ता बंटवारा, उन्हें समझने और उनका हल निकालने के लिए हमें इसी तरह के गहरे अंतर्संबंधों को पहचानने और उन पर ध्यान देने की जरूरत है? सोचने वाली बात है। उम्मीद है आज का ये विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। अगर हाँ, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।